हेलो नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप अपनी तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सीटेट का जो सीटेट का हम लोग चला रहे थे 2012 का, आज हम लोग प्रीवियस ईयर 2012 का सीडीपी और ईवीएस मैंने कंप्लीट करा दिया था। और आप लोग को आज मैं कराऊंगा हिंदी। हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे, आराम से एक पॉइंट को समझते हुए। चलिए इधर उधर बातें ना ज्यादा करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे और अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी 91 कह रहा है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या होता है। कह रहा है कि कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों के लिए गहन समस्या। और तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास में सहायक। और चौथा ऑप्शन है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक होता है। देखिए अगर ये एक से अधिक भाषाओं का जो प्रयोग करेंगे तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में सहायक सहायक है। करे कि अब देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझेंगे। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग हमारे संज्ञानात्मक विकास में सहायक सहायक होता है। कह रहे इससे बहुमुखी बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही साथ ज्ञान और अभिवृद्धि भी होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने से क्या होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड मतलब सेकेंड यानी 92 हम लोग देखेंगे। इसके अनुसार हिंदी के अनुसार देखेंगे तो ये हमारा सेकेंड है, यानी कि 92 हम देखेंगे। कह रहे कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए। उन्हें पहला ऑप्शन है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। दूसरा ऑप्शन है उन्हें विभिन्न विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है कम पाठों वाले पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। और चौथा हमारा है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए अगर दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसको हमें क्या करना है, ये अधिक से अधिक मौखिक भाषा, यानी कि जब मौखिक बोलेंगे तो आप वो अच्छे तरीके से सुनकर समझ जाएगा। ठीक, देख नहीं पाएगा लेकिन सुनकर अच्छे से समझेगा। तो ये ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। समझते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। कह रहे कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय यह आवश्यक होता है कि उन्हें कर उनके बीच अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करें, न कि उन्हें कक्षा में अलग से बैठने को कहना चाहिए, न कि उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल करने से मतलब उनको नहीं शामिल नहीं करना चाहिए। ये सब नहीं करना चाहिए, उनको अच्छे तरीके से उनका सम्मान भी करना चाहिए और अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसमें जितने भी ऑप्शन है ऑप्शन इसके अनुसार हमें नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 करा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए इसका राइट हो जाएगा, बी राइट होगा। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा भाषा की अलग अलग छटाएं हो। ठीक, अब देखिए थोड़ा समझते चलेंगे। बी ऑप्शन राइट होगा, एक्सप्लेन को समझेंगे। कह रहे कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में ऐसी रचनाओं को स्थान देना चाहिए जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और करे कि ये साथ ही साथ जिसमें भाषागत पृथक अभिव्यक्तियां हो। तो ये चीज हमें इसका ध्यान देते हुए हमको, ठीक। और देखिए सीटेट में केवल जो है ऑप्शन ए काट देना है, केवल होगा नहीं। ठीक, विदेशी साहित्य की रचना वो भी नहीं होगा। ठीक, तो हमें जो मतलब कि निगेटिव होगा उसको काट देना, उसके बाद आगे हम लोग पॉजिटिव हमारा आंसर उसे मालूम हो जाएगा। तो कुछ निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड है उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 94 करा, देखिए 94 ध्यान से देखेंगे। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। कह रहे बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए ये कहानी लिखिए। ठीक, ये मतलब कि बच्चों को आकलन करने में सबसे उचित तरीका होगा। देखिए थोड़ा समझते चलेंगे। निर्दिष्ट विकल्पों में से बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है यह करे कि उन्हें बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हुए कहानी लेखन कराएं और इसे आप बच्चे अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है।
तो ऑप्शन देखिए आपका राइट हो जाएगा ए, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। अब देखिए क्यों नहीं है, अब इसको समझते चलेंगे। ऑप्शन ए को थोड़ा सा ए एक्सप्लेन को समझेंगे। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वाधिक कम प्रभावी तरीका व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास कराना, जबकि अपने अनुभवों का वर्णन करना, बातचीत करना या संवाद कर की अदायगी करना निश्चय ही मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने में प्रभावी तरीका है, न कि उसके ये कह रहा है कि ये बहुत कम तरीका है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 96 को देखेंगे हम लोग। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी सेकेंड लैंग्वेज का। तो ऑप्शन देखिए बी राइट हो जाएगा। हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, यानी याद हमें नहीं करना। देखिए ये नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझेंगे समझ में आएगा। दिए गए विकल्पों में हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, जबकि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास में बोलने के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 97 को देखेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहे हैं कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा सीखने का। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा, आपका डी राइट हो जाएगा। देखिए समृद्धि भाषिक वातावरण, भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण की अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा कोश की जानकारी के बिना भाषा समृद्धि कदापि नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है। देखिए 98 कह रहा है कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किससे महत्व देंगे। पहला ऑप्शन है सीखने की क्षमता का आकलन, दूसरा है काव्य सौंदर्य, और तीसरा है निबंध लिखने की योग्यता, और चौथा है व्याकरणिक नियम। तो इसमें देखिए अगर जो देखा जाए तो इसमें ऑप्शन कौन होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से कौन ऑप्शन होगा इसमें। इसमें ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा समझते चलेंगे हम लोग, ए इसका राइट हो जाएगा। कह रहे कि सीखने की क्षमता का आकलन हिंदी भाषा के मूल्यांकन के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, न कि काव्य सौंदर्यता, निबंध लिखने की योग्यता एवं व्याकरणिक नियम। ठीक, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है। देखिए 99 को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। कह रहे कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे, यानी बहुभाषिक कक्षा है तो उसमें आप सबसे कम किसको महत्व देंगे। चलिए थोड़ा समझते हुए चलेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, ठीक। ऑप्शन बी है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, और सी ऑप्शन है कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील। ये सही है। बच्चों को सिखाने की दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। मतलब ये ऑप्शन निगेटिव पूछा था इसमें, यानी कम महत्व वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट होगा। देखिए एक बहुभाषिक कक्षा में उक्त विकल्पों में से सर्वाधिक कम महत्व बच्चों के यह सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता एवं अंतर का विश्लेषण कैसे करना चाहिए, ये थोड़ा सा कम प्रभावी होगा। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि 100 को हम लोग देखते हैं। कह रहे कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है कौन सा। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है अभ्यास के वैविध्य, और बी ऑप्शन है पाठों की संख्या, सी ऑप्शन विषय वस्तु में वैविध्य, और डी ऑप्शन है भाषा की विभिन्न छटाएं। तो ऑप्शन आपका देखिए अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, इनमें से कह रहा है कि सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कि कम क्यों है। कह रहे कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे महत्वपूर्ण अभ्यासों में वैविध्य, विषय वस्तु में वैविध्य, तो भाषा की विभिन्न छटाएं, इसके अंतर्गत पाठों की संख्या का महत्व नहीं है। ये ऑप्शन ए मतलब कम महत्वपूर्ण है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 101 का है। देखिए कि बहुभाषिकता क्या है। कह रहे कि पहला ऑप्शन ए है, कह रहे कि भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, और बी ऑप्शन है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, और सी ऑप्शन है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है,
और डी ऑप्शन है भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। तो देखिए बहुभाषिकता जो होती है इस संसाधन के रूप में कार्य करती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा समझते चलेंगे एक्सप्लेन को। बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। इससे इससे ही एक बहुभाषाविद बनाया जा सकता है जो कि अपने देश तथा विदेशों विदेशों की विविध भाषाओं को आवश्यकता के अनुसार समझकर उसको देश हित में उपयोग करता है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर जो और भाषा जानते हैं तो अदर राज्य के अदर जो ये देश की जो भाषाओं की उसको सीख करके आप अच्छे तरीके से अपने उसको क्या करेंगे, उपयोगी बना सकते हैं। ठीक, देश के लिए हित के लिए उपयोगी करता है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन पूछा है 102 का है कि भाषा है क्या है, विद्यालय में सीखी जाती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक नियमबद्ध व्यवस्था है, और तीसरा ऑप्शन है सी सदैव व्याकरण नियमों के अनुसार अनुगमन करती है, और यानी कि आपका चौथे ने डी ऑप्शन है नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो ये देखिए अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाषा है एक नियमबद्ध व्यवस्था। कह रहे यहाँ देखिए थोड़ा समझते चलेंगे। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कह रहे कि ध्यातव्य है कि प्रत्येक भाषा चाहे वह हिंदी हो या अंग्रेजी या तमिल सबको अपनी आधारभूत नियमबद्ध व्याकरणिक तकनीकी होती है। यानी हर एक भाषा का अपना एक नियमबद्ध एक व्याकरण होता है। ठीक, सबको अपनी आधारभूत नियमबद्ध व्याकरणिक तकनीकी होती है। इस तरह उसे समझकर ही भाषा पर विशुद्ध पकड़ बनाई जा सकती है। अगर जो हमें अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी का वर्णमाला अच्छे से याद करना पड़ता है, हिंदी है तो हिंदी, तमिल अगर सीखना है तो तमिल का जो उसको अच्छे तरीके से याद करेंगे तो हम उस भाषा में अच्छा पकड़ बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चला आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 103 का रहा है। देखिए 103 का रहा है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरिलेट होते हैं, भाषा समुचित उपयोग करने के समर्थ नहीं होते हैं, भाषा के चारों कौशलों को पूर्ण अधिकार रखते हैं। ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए राइट होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग अब कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। ऑप्शन हमको ए राइट दिख रहा है इसमें। 103 का ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन ए है, इसको समझते चलेंगे। कह रहे कि प्रत्येक बच्चे को अपने माता पिता विद्यालय भेजने से पहले बोलचाल, हाव भाव तथा कार्य व्यवहार इत्यादि जो भी सामाजिक सदाचार नैतिकता के नियम हैं उसमें बच्चे को प्रशिक्षित करते हैं। मतलब ये दुनियादारी की जो बातें होती हैं बच्चा स्कूल जाने से पहले मम्मी पापा क्या करते हैं उनको अच्छे तरीके से सिखा देते हैं। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 104 का रहा है। देखिए 104 को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। कह रहे कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन आपके देखिए बी राइट हो जाएगा। भाषा अधिगम प्रयास पूर्ण होता है। अब देखिए थोड़ा समझते चलेंगे। फिर भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम में हमेशा अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की भाषा में संपूर्णता तभी आती है जब वह अन्य भाषाओं की शब्दावली को भी आत्मसात करता है। यानी जब अन्य शब्दावली को अगर वोकैब को याद करेगा तब जाकर भाषा उसका अच्छा स्ट्रॉन्ग बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि 105 कह रहा है देखिए कि यहां कह रहा है कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत करे कि वह कहती है कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई। करे कि आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। करे कि मंदिरा जो है क्या करती है, थोड़ा समझते चलेंगे। अब देखिए इसमें क्या कर रही है, डी ऑप्शन होगा। देखिए लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो आपका ये राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, देखिए केवल तो आपको इसे गलत हो जाएगा। केवल निगेटिव मार्क है इसमें, निगेटिव यानी निगेटिव वर्ड है। यानी कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है तथा वह लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। इसीलिए उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए अब यहां से क्वेश्चन नंबर 106 से 11 तक हम लोग इसको पढ़ेंगे पैराग्राफ को, फिर उसके बाद क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें पैराग्राफ दिया है, हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। ठीक, या लोग पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। देखिए पैराग्राफ दिए, इसको अच्छे तरीके से देखते चलेंगे। पेपर में लोग पैराग्राफ अच्छे तरीके से पहले देखिए क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग
पैराग्राफ में चलेंगे, क्वेश्चन कहाँ दिया, चलिए समझते चलेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन है देखिए, यानी सॉरी 106 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है पेड़ पौधे से घिरा जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन, हरियाली युक्त जीवन, खुशियों से परिपूर्ण जीवन। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। थोड़ा समझते हुए चलेंगे। इसमें देखिए अच्छे तरीके से जब दिया है तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। हरा भरा करे कि हरा भरा हो स्वस्थ जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियां पर्वत हाव भाव, पेड़ से आती है और है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर। ये सब इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए पैराग्राफ को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आप अपने अपने हिसाब से आराम से उसको चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन को आराम से पैराग्राफ को पढ़ करके अपने समझ का सहारा लेना पड़ता है। चलिए, तो ऑप्शन आपका इसका डी होना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका। देखिए डी राइट हो जाएगा, यानी डी राइट होगा। देखिए कह रहे कि हरा भरा जीवन से आता है कि ऐसा जीवन जो खुशियों से परिपूर्ण हो। यहाँ पर रंग रंग मात्र भी विषाद करे परिलक्षित न होता है और सर्वत्र आनंद ही आनंद व्याप्त होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है, देखिए समझते चलेंगे कि कौन सी चीजें बाहर लेकर आती है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है नदियों की आवाज, कर के पहाड़ों की चोटियां, और सी ऑप्शन है समस्त प्राकृतिक उत्पादन, और डी ऑप्शन है पेड़ों की हवा। तो सी आपका राइट हो जाएगा। कह रहे कि जीवन के समस्त प्राकृतिक उपादान, चाहे वे नदियां हो, पर्वत हो, पेड़ हो अथवा हवा हो, कह रहे कि बाहर लेकर आती हैं। तो बाहर लेकर आती हैं, तो बाहर वाला ये आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, समस्त प्राकृतिक उपादान। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 108 कर रहा है कि कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है। वृंद लताएं, हरा भरा प्राकृतिक सुंदरता और उसे उत्पन्न होने वाली खुशी। तो ऑप्शन देखिए राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। कह कि कवि ने सृष्टि का उपहार प्राकृतिक सुंदरता एवं उसमें उत्पन्न होने वाली खुशी को कहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 109। 109 कह रहा है कि कवि यह संदेश देना चाहता है कि, ऑप्शन ए कह रहा है कि जीवन से बढ़कर जीवन में सब बेकार है, और ऑप्शन बी कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। तो ऑप्शन देखिए आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए थोड़ा समझते चलेंगे। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि मानव जीवन पर्यावरण संरक्षण में ही संभव है। शुद्ध पर्यावरण ही मानव जीवन को स्वस्थ रखता है, अर्थात स्वस्थ पर्यावरण के बीच ही स्वस्थ मानव जीवन संभव है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 110। 110 कह रहा है कि 110 को देखते चलेंगे अच्छे तरीके से। कह रहा है कि जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है, मैंने क्या कहना चाहता है। ठीक, ऑप्शन ए कह रहा है कि व्यक्ति और संसार देश दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। ऑप्शन बी कह रहा है संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है, और डी कह रहा है कि संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए जग से तुम और करे जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, इन पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति और संसार इन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर, मतलब व्यक्ति का और संसार का एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ, एक दूसरे पर निर्भर, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 111। 111 कराए कि अनुपम से अभिप्राय है। अनुपम मीन्स क्या होता है, देखो ऑप्शन कह रहे कि ए, ऑप्शन ए कह रहे सुखद, ऑप्शन बी कह रहा है कि आनंदमय, और ऑप्शन सी कह रहा है मनोहारी, और ऑप्शन डी कह रहा है जिसकी उपमा न दी जा सके। यानी डी आपका राइट हो जाएगा, अनुपम। यानी कि अनुपम से आशय है कि जिसकी उपमा न दी जा सके, अर्थात जो अति सुंदर हो उसको अनुपम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए यहां से गद्यांश शुरू होता है। गद्यांश यानी 112 से लेकर 120 तक। ठीक, गद्यांश को पढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं देखिए। क्वेश्चन 112 करें समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था।
तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी गणित। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन गणित विषय से जुड़ा हुआ है। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज्यादा प्रयोग किया। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जो दुकानदार थे, दुकानदारी करते थे, वो बच्चे क्या करते थे, ऐसे बच्चे जो दुकानदारी करते थे, प्रश्नों को हल करने में मौखिक गणना का ज्यादा प्रयोग किया, क्योंकि दुकानदारी में सामान देने में शीघ्रता होती है, अतएव सामान के आधार पर तुरंत मूल्य की गणना कर ली जाती है। अब मान लीजिए कि आप दुकान चला रहे हैं तो उसमें आपको बहुत जल्दी जल्दी जोड़ घटाना अच्छे से आना चाहिए। ठीक, अब आप मौखिक ही बताएंगे। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जब ज्यादा रकम होगी तब हम कैलकुलेटर उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 कर रहा है, देखिए अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि कहा जा सकता है कि, ऑप्शन देखिए ए राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट होगा। देखिए समझते चलेंगे। बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलती नहीं करते हैं, क्योंकि वे कभी गलती नहीं करते हैं। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। करे इससे उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी। वे जन्म से ही बहुत बहुत दक्ष होते हैं। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, थोड़ा समझते चलेंगे। 115 के बी राइट हो जाएगा। देखिए थोड़ा समझते चलेंगे, बी आपका इसका राइट हो जाएगा। कह रहे कि छोटे बच्चे जो दुकान पर बैठकर सामान देते हैं तथा हिसाब किताब भी देखते हैं, वे कार्य से हटाए जाने के भय से स्वकार्य को पूर्ण एकाग्रता और तन्मयता से करते हैं। मतलब कि वो डरते हैं और अच्छी तरह भय से उसको कार्य को अच्छी तरह ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 116 कर रहा है कि जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती हैं, उनमें से हमारा प्रदर्शन अक्सर कैसा रहता है, खराब, यानी कि खराब अच्छा होता रहता है। ठीक, देखिए ऑप्शन ए राइट होगा। थोड़ा समझते चलेंगे। जब हम यह समझते हैं कि अमुक कार्य को करने से या सीखने से भविष्य में कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो उसमें हमारा प्रदर्शन मिले जुले रूप में ही बना रहता है, जिससे उस काम को करने में खराब अच्छा होता रहता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है, देखिए 117 क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को, यानी ऑप्शन देखिए आपका बी राइट हो जाएगा, बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। मानव कह रहे कि ऑप्शन इसको एक्सप्लेन को देखेंगे। मानव एक सामाजिक प्राणी है और वह अगल बगल के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश सतत ग्रहण करता है, अतः तथा उसके अनुसार ही संकुचित या विस्तृत आचरण को प्रकट करता है। आई होप आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है, देखिए कि एक प्रत्यय का उदाहरण है तो सांस्कृतिक, ये आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, और बाकी विकल्प जो दिए गए, कह रहे एक प्रत्यय का उदाहरण दिए गए विकल्पों में से सांस्कृतिक होगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण एक प्रत्यय से संबंधित है, मौखिक, मानसिक, नैसर्गिक, तार्किक और प्रारंभिक, ये सब एक प्रत्यय से के उदाहरण है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है, देखिए कि मन गणित का अर्थ है। ठीक, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, मन ही मन में हिसाब लगाना। कह रहे कि मन गणित का अर्थ है मन ही मन में हिसाब लगाने से है। प्रायः सामान्य लोग कोई हिसाब हल करने के लिए अपने मन में ही गुणा भाग कर लेते हैं, उसको मन गणित कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 120 लास्ट क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन नंबर 120 का है, देखिए संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, अध्ययन किया गया। कह रहे संयुक्त क्रिया का उदाहरण दिए गए विकल्पों में से अध्ययन किया गया ही उचित प्रतीत होता है और बाकी सब गलत है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। तो ये था आपका 2012 का हिंदी का पेपर। ठीक, सीडीपी और ईवीएस मैंने कंप्लीट करा दिया, हिंदी कंप्लीट हो गया, यानी 30 90 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराया। ठीक,
तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक, मैं और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और इसको अच्छे से तरीके से और आप लोगों को एक्सप्लेन करें हम लोग। ठीक, ये था आप लोग का 2012 का प्रीवियस पेपर, ये आपका हिंदी का पेपर था। ठीक, सीडीपी और ईवीएस मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक, ये था आपका हिंदी। तो उम्मीद होगी चीज आप लोग को समझ में आया होगा। और देखिए ऑप्शन के साथ साथ मैंने एक्सप्लेन भी अच्छे से किया, और जो अगर त्रुटि हो रही है तो आप लोग कमेंट भी करते रहें, और अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर करते रहें। ठीक, तो अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।